है कि लोग सिर्फ दो ही कैटेगरी हैं, या मूर्ख हैं या धूर्त हैं। इसके अलावा कुछ इनके लिए कोई जवाब नहीं है। या तो मूर्ख हैं जिन्हें दिखाई नहीं देता है, कोई भी किसी समाज से हो, क्या बहुजन समाज से हो या एससी हो, ओबीसी हो, किसी समाज से, लेकिन जो बात कर रही है वो गलत है ना। आप पिटते रहें तब तक गृह युद्ध नहीं हो रहा है, आप फांसी लगा लें तब तक गृह युद्ध नहीं हो रहा है, आपको थूक चटवाया जा रहा है तब तक गृह युद्ध नहीं हो रहा है। अगर आपने अपने हक हुकूक के लिए जरा सी आवाज उठा ली तो आप बताएंगे हमको गृह युद्ध हो जाएगा। विभाजन रेगुलेशन के आने से है, या रेगुलेशन इसलिए आया है क्योंकि विभाजन है? तो आप लोग कह रहे हैं कि यूजीसी की गाइडलाइंस जो हैं वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी और उनमें कुछ ज़्यादा दम नहीं था, वो कोई क्रिमिनल ऑफेंस उसके में लिखवा नहीं सकते थे, कोई कंप्लेन का प्रावधान नहीं था। क्या आप लोग जो मौजूदा गाइडलाइंस हैं उस पर स्टे लगने का क्या एक तरीके से समर्थन नहीं कर रहे हैं? नहीं, दोनों बातों में बहुत अंतर है। ये पहली दफ़े कोई एक पॉजिटिव एक डायरेक्शन में एक कदम था। आपको ये समझना होगा कि कोई भी कानून है, कोई भी रेगुलेशन है, कोई भी मसला इस तरह का है, उसमें सुधार किए जा सकते हैं, चेंजेस किए जा सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जिस ग्राउंड को लेके पूरा माहौल तैयार किया, हम उस माहौल की खिलाफत करते हैं। जिस तरह से ये पूरा माहौल एक वर्चस्व दिखाना चाहता है, ये आपको ये दिखाना चाहता है कि तुम्हारी हैसियत नहीं है कि तुम एक छोटी सी चीज़ भी मांग कर देखो। हम ये बताना चाहते हैं कि ज़रा सा एक पॉजिटिव एक डायरेक्शन में एक छोटा सा कदम भी उठा था, उससे इतनी वर्चस्वधारियों को, इस देश के जातिवादियों को इतनी समस्या हो गई कि मानो आसमान खड़ा कर दिया हो, आसमान जमीन पर उतर आया हो, ऐसी समस्या हो गई। और कोई, आप मुझे बता दीजिए कि एक ब्रेड की दुकान बंद नहीं हुई थी, एक अंडे की ठेली नहीं हटी थी, लेकिन ऐसा माहौल बना दिया गया मीडिया पर जैसे मान लीजिए कि देश में दंगे होने लग गए हों। और उस माहौल की वजह से जो नतीजा आया, हम उसके आगे बात करना चाहते हैं। डायरेक्शन जो रेगुलेशंस थे, रेगुलेशंस नाकाफी थे, उनमें बहुत सुधार की जरूरत है, ये बात सच है। लेकिन जिस तरह से वो बताया गया कि किसी एक तबके को ये खत्म कर देंगे या डिस्क्रिमिनेट कर देंगे, उनका जीना दूभर कर देंगे, इस तरह का तो बिल्कुल नहीं था मामला। सुप्रीम कोर्ट तो इसको ऐसे समझ रहा है ना कि आप जिस तरीके की भाषा उसकी थी कि एक कम्युनिटी को पहले से ही एक ऑपरेसर मान लिया गया, पहले से ही दोषी मान लिया गया इस गाइडलाइंस में। अरे किसी कम्युनिटी का नाम नहीं लिया गया ना, उसमें किस जाति का नाम है भाई? जो वंचित तबका है, एससी एसटी ओबीसी, उसका वो वंचित है तभी तो उसके लिए बनाया गया है गाइडलाइंस। जो वंचित होगा उसी के फेवर में कुछ ना कुछ बनेगा ना, उसी को प्रोटेक्ट किया जाएगा ना। संस्थानों पर किसका कब्जा है? 2018 तक एक भी ओबीसी प्रोफेसर नहीं था, एक भी ओबीसी एसोसिएट प्रोफेसर नहीं था 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में। आज भी डेटा कितना है? 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में कितने वाइस चांसलर ओबीसी हैं, एससी एसटी हैं? 38 वाइस चांसलर अपर कास्ट हैं। तो ये आप क्या बता रहा है? डेटा क्या कह रहा है आपका? सुसाइड हो रहे हैं, वो सुसाइड जिनके हो रहे हैं 118% की वृद्धि हुई है। यूजीसी का अपना डेटा है ना। ये सुसाइड तो कौन लोग थे? ये भी तो कह रहे हैं कि नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज बढ़ी है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ा है, तो इफेक्टिव डेटा 118% नहीं 60% के आसपास आएगा। अरे मैं कह रहा हूँ 60% है, 118% है, 70% है कौन वो लोग? छोड़ देते हैं। आईआईटी में कौन लोग हैं जिनको सुसाइड करना पड़ रहा है? दर्शन सोलंकी कौन थे? पायल तड़वी कौन थे? रोहित वेमुला कौन थे? जो विक्टिम होगा, जो पीड़ित होगा, उसी के लिए कुछ ना कुछ प्रोटेक्शन के लिए लॉ लाया जाएगा ना। एससी एसटी एक्ट क्यों लेके लाया गया? क्या आप ऐसा माहौल हो गया है देश में कि इस देश में एससी एसटी के साथ में डिस्क्रिमिनेशन बंद हो चुका है? क्या कोई कह सकता है ये बात को? लेकिन कई लोग हैं ऐसे जो डिनाई करते हैं एकदम ही कि सोसाइटी में कोई गैर बराबरी नहीं है, सोसाइटी में कोई ऊंचा नहीं है, कोई नीचा नहीं है, या फिर बड़े महानगरों में जातिवाद खत्म हो चुका है। वो क्लियरली डिनाई करते हैं बहुत सारे इस तरह के लोग सिर्फ दो ही कैटेगरी हैं, या मूर्ख हैं या धूर्त हैं। इसके अलावा कुछ इनके लिए कोई जवाब नहीं है। या तो मूर्ख हैं जिन्हें दिखाई नहीं देता है, धृतराष्ट्र बने हुए हैं जिन्हें दिखाई नहीं देता इनके आसपास क्या घटित हो रहा है। कमरा मिलने से लेके आप लेने जाइए ना, किसी भी सोसाइटी में फ्लैट लेने जाइए, महानगरों का जातिवाद हम बताते हैं आपको। ठीक है, गांव से स्थितियां थोड़ी बेहतर मौके मिलते हैं, शहरों में आने के बाद मानते हैं, बिल्कुल सच बात है ये। गांवों में स्थितियां और खराब हैं, लेकिन शहरों में स्थितियां क्या बिल्कुल सुधर चुकी हैं? आप जाइए, जब आप मकान लेने जाते तब आपकी जाति पूछी जाती है, इंटरव्यू के समय आपकी जाति पूछी जाती है। आपको कोई आपके निजी, आपका पैदा होने से लेके मरने तक का जहां तक का इंतजाम है सब जाति के आधार पे होता है। विवाह से लेके शमशान तक का काम जाति के आधार पे होता है। कौन आदमी का जो मना करता है नहीं हो रहा है? तो इस तरह के लोग या तो मूर्ख हैं या धूर्त हैं, और दोनों ही लोगों से हमें सावधान रहना है। जेएनयू की बीसी कह रही हैं कि यूजीसी के रेगुलेशन बिल्कुल अनावश्यक, गैर जरूरी थे। जेएनयू की बीसी तो कुछ भी कह सकती हैं, और उनके बाद उनके कहे के ऊपर किस तरह से दलित समाज रिएक्ट कर रहा है, जो दलित पिछड़ा समाज है कैसे रिएक्ट कर रहा है, वो आप देखेंगे। वो कह रही हैं परमानेंट विक्टिमहुड लेके चलते हैं ये लोग। मतलब जो हमारे लोगों का, हमारे एससी एसटी ओबीसी के लोग
लोगों की जो पीड़ा है उसको जाहिर करने का अभी कुछ वर्ष ही तो हुए हैं जिन्होंने जाहिर करना शुरू किया है, और उस जाहिर करने को कोई भी ये कहना चाहती है कि परमानेंट विक्टिमहुड है, यानी कि अपनी संवेदना अपनी पीड़ा को इंसान कहे भी ना। कह रही है मैं खुद बहुजन समाज से ही हूँ। अरे वो किसी समाज से हो, कोई किसी समाज से हो, क्या बहुजन समाज से हो या एससी हो ओबीसी हो, किसी समाज से, लेकिन जो बात कर रही है वो गलत है ना। जरूरी है कि बहुजन समाज से कहने वाला व्यक्ति बहुजन हितैषी हो? प्रधानमंत्री खुद ओबीसी बनते हैं, क्या ओबीसी की स्थिति है? शिक्षा मंत्री ओबीसी हैं, क्या स्थिति है शिक्षा विभाग में? दलित कानून मंत्री हैं, क्या स्थिति है? राष्ट्रपति आदिवासी हैं, तो क्या जरूरी है कि सब हितैषी ही होंगे? सर, रामभद्राचार्य जैसे धर्मगुरु और हिंदुओं को राह दिखाने वाले लोग हैं, वो कहते हैं कि अगर यूजीसी लागू हो जाता है तो फिर गृह युद्ध जैसी स्थिति हो जाएगी, अगर बचाना है गृह युद्ध से तो आप यूजीसी को लागू मत होने दीजिए। देखिए, इस तरह के लफंडरों के बारे में हम कोई बात उनको हम बहुत सीरियस लेते नहीं है, इसलिए इस तरह के लोगों के बारे में हम कोई टिप्पणी करना नहीं चाहते हैं। खैर, आपने सवाल पूछ दिया तो हम बता देते हैं। मने आप मार खाते रहे तब तक गृह युद्ध नहीं हो रहा है, आप पिटते रहे तब तक गृह युद्ध नहीं हो रहा है, आप फांसी लगा लें तब तक गृह युद्ध नहीं हो रहा है, आपको थूक चटवाया जा रहा है तब तक गृह युद्ध नहीं हो रहा है। अगर आपने अपने हक हुकूक के लिए जरा सी आवाज उठा ली तो आप बताएंगे हमको गृह युद्ध हो जाएगा? आप ये बताना चाहते हैं हमको? मतलब हमारे अपने हक हुकूक की हम अगर जरा सी आवाज उठा रहे हैं तो आप हमको डरा रहे हैं कि गृह युद्ध हो जाएगा, सिविल वॉर हो जाएगा हिंदुस्तान में? अगर सिविल वॉर की ऐसी स्थितियां आ गई हैं तो तैयार रहे हम भी फिर। लेकिन सर, एक समाज में एक इनसिक्योरिटी तो अब देखने को मिल रही है कि जो भी एससी समाज के साथ, दलित समाज के साथ जो गलत हुआ है उसका अब खामियाजा भरना पड़ेगा, अब उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। अब जो भी व्यक्ति, अगर ये ताकत एससी समाज के पास, ओबीसी समाज के पास आ जाती है तो फिर कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो वापस करेंगे या फिर कंप्लेन इस तरह की करवाएंगे। ऐसा देश भर में मुझे कोई कानून आप बता दीजिए, आईपीसी बदल के बीएनएस बन गया, नया कोड आ गया, और तमाम जो भी एक्ट्स हैं, जो भी जहाँ पे पीनल प्रोविजन है, ऐसा देश का कोई मुझे एक कानून बता दीजिए जिसका दुरुपयोग नहीं हो सकता है। ऐसा कोई लॉ नहीं बना है आज तक जिसका दुरुपयोग नहीं हो सकता है। हर लॉ दुरुपयोग, हर किसी भी लॉ का दुरुपयोग किया जा सकता है। हर लॉ में ये संभावना होती है कहीं ना कहीं उसका थोड़ा बहुत दुरुपयोग हो सके। क्या उस दुरुपयोग की जरा सी संभावना की वजह से कोई कानून लाया ही नहीं जाएगा? तमाम ऐसे मामले देख लीजिए, कन्विक्शन रेट क्या है, एनसीआरबी का डेटा उठा के देख लिया तो सारे लॉज को हम रिपील कर देते हैं, फिर खत्म कर देते हैं, क्योंकि उनका दुरुपयोग हो रहा है या उनमें सजाएं नहीं हो रही है। यही बात कहना चाह रहे हैं कि इस तरह की धूर्तता को हम कैसे एक्सेप्ट कर लें। एक बात और कही गई कि इसमें ओबीसी वर्ग को क्यों डाल दिया गया? भाई एससी एसटी ठीक है, लेकिन ओबीसी वर्ग के साथ कौन सा जातिवाद हो रहा है? अरे जातिवाद कैसे नहीं हो रहा है? एनएफएस की सीट किन लोगों की हो जा रही है? डेटा उठा के देखिए ना। समस्या ये है कि जो आंकड़े हैं, जो ये लोग कहना चाहते हैं, आंकड़े उसके खिलाफ बोलते हैं। जिन लोगों की सुसाइड हो रहे हैं, जो लोग सुसाइड कर रहे हैं या जिन्होंने सुसाइड किया है अब तक, उनमें क्या ओबीसी के लोग नहीं हैं? क्या उनके साथ में कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा है? भाई, जिनकी जो सत्ताधीश हैं, यूनिवर्सिटीज की सत्ता जिनके पास है, यानी कि वाइस चांसलर, प्रोफेसर्स या डीन या तमाम और लोग जिनके पास में एग्जीक्यूटिव पावर्स होती हैं, वो उनका क्या नेचर है काम करने का? क्या उससे ओबीसी प्रभावित नहीं है? बिल्कुल है, इसलिए उनको लिया गया। क्योंकि मेन विरोध तो ओबीसी वर्ग को जोड़ने की वजह से ही इसमें हो रहा है। एससी एसटी के लिए तो पहले से भी था 2012। अरे पहले से था, लेकिन पहले से कुछ चीजों में बदलाव लाया गया। ठीक है, ये सिर्फ ओबीसी का मामला नहीं है, ओबीसी का मामला तो है ही है। ओबीसी सबके को सोचना चाहिए कि आप जिनके साथ में गलबैया करते थे, जिनके साथ में आप जिनके आदेशों पे आप काम करते थे, आपके लिए जरा सा एक प्रोटेक्टिव मेजर आया तो किस तरह का रिएक्शन हुआ, किस तरह का आपको उनकी तरफ से प्रतिवाद देखने को मिला है, ये ओबीसी सबके को सोचना चाहिए। लेकिन ये मामला सिर्फ ओबीसी का नहीं है। अब आप देखिए ना, अगला मामला एससी एसटी एक्ट के ऊपर आएगा। क्या हम लोगों ने 2018 में नहीं देखा था? पूरा देश उतरा, तब जाके एससी एसटी एक्ट के प्रोविजंस वापस हुए, रिस्टोर हुए। रोस्टर के टाइम पे हमने नहीं देखा था क्या? तो हमको सब समझ में आ रहा है। कहा गया कि हिंदुओं में इससे विभाजन होगा और ज्यादा बंटवारा होगा, जाति की खाई बढ़ेगी। तो विभाजन तो पहले से है, क्या विभाजन नहीं है? विभाजन रेगुलेशन के आने से है, या रेगुलेशन इसलिए आया है क्योंकि विभाजन है? सवाल ये है, विभाजन था इसलिए ये रेगुलेशन लाने पड़े, ताकि जो विभाजित सोसाइटी में जो लोग नीचे तबके पे हैं, वो उनका डिस्क्रिमिनेशन थोड़ा सा रोका जा सके, इसलिए ये रेगुलेशन लाए थे। एक कदम था छोटा सा, ऐसा रिएक्शन उसमें दे दिया जैसे पहाड़ उठ गया हो। आगे की आपकी रणनीति क्या है? 25 फरवरी को
कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक कन्वेंशन आयोजित किया जा रहा है दिल्ली में 3 बजे से। उस कन्वेंशन में तमाम मुअज़्ज़िज़ लोग आ रहे हैं, बहुजन तबके के तमाम इंटेलेक्चुअल्स वहाँ पहुँचेंगे और वहाँ पर इस विषय पे बात रखी जाएगी। उसके बाद देश भर में इस आंदोलन को तेज करने के लिए हम लोगों ने समता संघर्ष समिति बनाई है, जिसमें मैं भी सदस्य हूँ और तमाम लोग भी हैं। और ये समिति देश भर के तमाम लोगों को इस आंदोलन से जोड़ने का काम करेगी। और इस पर सिर्फ और सिर्फ रेगुलेशन नहीं, एक सेंट्रल एक्ट, एक केंद्रीय कानून की ज़रूरत है। जैसे रोहित वेमुला कानून कर्नाटका में पेश हुआ था, उस तरह का एक कानून बनाने की ज़रूरत है और उसकी लड़ाई मजबूती से लड़ी जाएगी।